BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ मार्केट्स क्योंकि ऑल टाइम हाइस पे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ठहराव वाले इन्वेस्टर्स से बात करें, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स से बात करें कि अब यहाँ से आगे चलते क्या करना चाहिए। दिनशौ रानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और हम उनसे जानेंगे कि वो मार्केट के बारे में कैसे सोच रहे हैं। दिनशौ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक रिटेल इन्वेस्टर के मुखड़े पे मुस्कान होगी। आप पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, आप भी खुश होंगे। ये समझना चाहेंगे कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स यहाँ पे पहुँच के डर जाते हैं कि भैया चलो भी ऑल टाइम हो गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्या पता कब गिर जाए। आपकी क्या सोच है इसके बारे में? नीरज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो नीरज जी, एक्चुअली हमारा तो ये कहना है कि ये तो अभी शुरुआत हुई है। हमें उल्टा ये लगता है कि ऑब्वियसली उतार चढ़ाव रहेगा बाजार में, लेकिन ट्रेंड एक ऊपर का ही आपको दिखेगा। और ये जो ट्रेंड है वो हमें ऐसा एक्चुअली ये लग रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए ये ट्रेंड बरकरार रहेगा हमारे मार्केट में। और हायर टॉप्स दिखते रहेंगे आपको यहाँ पे। पर रीजन ये मेनली इसका यही है कि एक तो इंडिया अभी एक अलग से पोजीशन में आ गया है ग्लोबली भी और इमर्जिंग एशिया के रीजन में भी। इमर्जिंग एशिया के रीजन में आपको पता होगा कि चाइना 1/3 जो फ्लो है इमर्जिंग एशिया का वो चाइना की तरफ जाता है। लेकिन आज की तारीख में चाइना बड़ा उथल पुथल हो रहा है वहां पे, क्योंकि एक तो रियल एस्टेट सेक्टर काफी जोरों का तनाव में है वहां पे, और दूसरा उनका जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू है ताइवान के साथ वो भी एक हो रहेंगे। प्लस जो उनका प्राइवेट सेक्टर के साथ जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं रहा है। इनके जो हाई कैपिटल मार्केट कैप की कंपनीज हैं उनके साथ, तो ऑब्वियसली ये सब जो हो रहेंगे वो मार्केट को ही पुल बैक नहीं कर रहे हैं, बट फ्लोज को भी पुल बैक कर रहे हैं वहां से। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा वहां से थोड़ा आउटफ्लो भी चालू हो गए हैं चाइना से, तो ओपनिंग ट्रेड प्ले आउट नहीं हुआ और रियल एस्टेट सेक्टर तो काफी तनाव में है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये फ्लो जो है वो इंडिया की तरफ ही आएंगे। सर पूरे नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो डाइवर्ट हो ही जाएंगे इंडिया की तरफ। तो ये एक पॉजिटिव है। और दूसरा जो ग्लोबली जैसे है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंडिया प्रॉब्ली तीसरा ऐसा इकोनॉमी रहेगा जो 5 ट्रिलियन क्रॉस करेगा जीडीपी में। तो ये अगर जो होने वाला है, जो 27 या 28 कैलेंडर ईयर में होगा, तो हमें लग रहा है कि ये इंडिया इग्नोर नहीं हो सकता। और ऑलरेडी आपने देख लिया है कि वेटेजेस भी बढ़ गए हैं इंडिया के, एक्टिव फंड्स आ रहे हैं इंडिया में। और इसलिए हमें लग रहा है कि इंडिया में ये चालू रहेगा। एक जो पुशबैक हमें आता है, जो कंसर्न हमें सुनाई देता है, वो है वैल्यूएशन का। लेकिन वैल्यूएशन पे भी अगर जो आप पिछले 20 साल के वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर जो आप डीमॉन के बाद की अगर जो देखेंगे, जो 17 से जो चालू हुआ है वैल्यूएशन इंडिया में, जबकि सब चेंज हो गया डीमॉन के बाद, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स काफी जी, महत्वपूर्ण हो गए थे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो वैल्यूएशन देखेंगे तो हम समवेयर दे रहे हैं, मतलब इतना दूर नहीं है उन वैल्यूएशन से। इसलिए हमें वहां पे भी कंसर्न। सो आप जैसे लोग पहले कहते थे कि वो होता था ना, वो डेट डालते थे, बाद में साथ में BC लिख देते थे, बिफोर क्राइस्ट, और बाद में AD लिखते थे। तो आप ये आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वाला ये आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं? एडी 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 AD बिल्कुल आफ्टर डीमॉन। आफ्टर डीमॉन। इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये आफ्टर डीमॉन में तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा आया है, दैट इज़ बीन अ गेम चेंजिंग फैक्टर। तो अभी ये समझना चाहेंगे आपसे कि यहाँ से चलते हुए अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 2-3 साल के नज़रिए से देखे तो बुलिश ही है, नियर टर्म तो खैर थोड़ा कनेक्शन आ भी सकता है, क्या पता। तो क्या इसमें जो हैवीवेट सेक्टर हैं जैसे कि बैंक्स हुआ, IT हुआ, वही गेन करेंगे, या आप रिलेटिव टू द वेटेज आप कहीं और पे बहुत ज़्यादा बुलिश है? मतलब आप बैंक्स पे भी बुलिश हो सकते हैं, लेकिन बैंक्स में आपकी वेटेज शायद 30% ही हो, जो इंडेक्स पे वेटेज है 30-35 वॉट एवर इट इज़। बट क्या ऐसा कोई और सेक्टर है जहां पे उसका वेटेज कम हो लेकिन आपकी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है? जी नीरज जी, एक्चुअली हम इतिहास में काफी बिलीव करते हैं, और इतिहास काफी ऐसे लेसन सिखाता है जो नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाजार में वो लेसन आपको याद रखने पड़ते हैं। तो अगर जो आप इतिहास में जाके देखें ऐसी इकोनॉमियों को जो 5 ट्रिलियन क्रॉस करती हैं, जी। तो उनमें आप देखेंगे मेनली दो जो मेन प्लेयर होते हैं जो पुल अप करते हैं उस इकोनॉमी को, वो होता है एक तो
फाइनेंशियल होते हैं और दूसरा होता है कंजम्पशन। जी। और ये दो, फॉर्चुनेटली इंडिया में काफी ऑप्शंस है इन दोनों सेक्टर्स में टू प्ले। और फाइनेंशियल्स का तो दो तरह का रोल रहता है, एक तो जो कंजम्पशन फ्यूल करता है वो, और दूसरा उसके लिए फाइनेंस चाहिए होता है, और दूसरा जो केपेक्सेस आएंगे इस कंजम्पशन को मीट करने के लिए वो भी वो फंड करते हैं। तो इसलिए हमारा वेट एक्चुअली 40 से ऊपर ही है फाइनेंशियल में, इतना कम नहीं है जैसा आपने बोला था। 40% प्लस आ रहा है हमारा, तो 42 के आसपास है हमारा। और दूसरा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज है, एक्चुअली वहां पे भी आपको डिस्क्रिशनरी वाली देखनी पड़ेगी, जहां पे एस्पिरेशनल कंजम्पशन होता है। जैसे आपका पर कैपिटा इनकम भी 1,72,000 के आसपास है, वो मूव करके 3 लाख के आसपास होने वाला है अगले 3-4 साल। तो ये जब होता है तो वहां पे जो एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी होता है वो काफी पिकअप आता है। तो इसलिए वो सेक्टर आपको देखना पड़ेगा। एफएमसीजी में हमें कोई कंफर्ट नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर हमें तो लग रहा है कि उल्टा करेक्शन आना चाहिए वहां पे, क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है। तो ये दो देखने चाहिए। और जैसे मैंने बोला पहले कि ग्लोबली थोड़ा उथल पुथल है वैसे ग्लोबली मार्केट्स में, तो इसलिए एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स आप अवॉइड करें तो ठीक। इंटरेस्टिंग। दिनशॉ जी, समझना चाहूँगा कि, और ये क्योंकि निवेश दर्शक समझ सके, दर्शक वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मतलब जो एफएमसीजी साबुन की टिकिया वगैरह वो कंपनीज को छोड़ के दूसरी वाली जहाँ पे हम ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा हमें। तो दिनशॉ जी, ये समझना चाहूँगा कि क्या ऐसे हो सकता है कि पहले इंडिया में क्योंकि पर कैपिटा कम था तो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आइटम्स थी वो बड़ी सिक्लिकल थी, एक अप साइकिल आता था, डाउन साइकिल आता था। क्या अभी ये थोड़ी कम सिक्लिकल हो सकती हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और आप जब डिस्क्रिशनरी पे बेट कर रहे हैं तो बड़ी थोड़ी सी वाइड बास्केट है, थोड़ा हमें समझाएं कि आपको विद इन दैट क्या अच्छा लगता है। सो एक्चुअली हम जैसे हमने तो जो आइडेंटिफाई किया था लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास किया था, एफोर्डेबल लग्जरी जो हम बोलते हैं, जिसको एस्पिरेशनल लग्जरी, हाँ जी। वो हमने आइडेंटिफाई किया था। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगते हैं तो ऑब्वियसली आप, जैसे आपने बोला साबुन की टिकिया वगैरह, आप दिन में 4 बार नहीं नहाएंगे, आप 3 बार ब्रश नहीं करेंगे, जितना करते हैं उतना ही करेंगे। लेकिन आप बहरहाल क्या सोचेंगे कि मैं शर्ट नहीं ले लेता हूँ, थोड़ी चेन नहीं पहन लेता हूँ, घड़ी नहीं ले लेता हूँ। तो वो सब जो है एस्पिरेशनल बिट, वो आपकी किक इन होगी। इसलिए हम वो सेक्टर में हमने काफी देखा। और टूरिज्म में आप देखा हमने, काफी बुलिश है टूरिज्म में, रियल एस्टेट में बुलिश है। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं वहां पे आपको ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, कि डोमेस्टिक टूरिज्म पिकअप हो जाएगा। जी। ऑब्वियसली बाहर का टूरिज्म तो है ही है, तो इसलिए टूरिज्म का सेक्टर देखना चाहिए। और रियल एस्टेट जैसे मैंने बोला कि और एक्चुअली ये इंडिया का ही फिनोमिनन नहीं है, आप ग्लोबली देखिए। हाँ जी। ग्लोबली भी लग्जरी गुड्स में क्या वेटिंग है। उल्टा मैं उस दिन पढ़ रहा था, प्रादा का एक कोई बैग मिलता है, $4.5 लाख का बैग, उसमें 1 साल की वेटिंग चालू है। तो आप ओह, सोचिए कि क्या क्या पागलपंती चल रही है ग्लोबली। तो बाप रे। हाँ, ये हमने एक ब्लूमबर्ग पे एक आर्टिकल आया था, वो हर्मेस के लिए भी आया था कि उसकी भी बैग में स्टोर में जाओ तो वो लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट नहीं है तो मत आइए भाई, आपके पास कितना भी पैसा हो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा वो स्कैरसिटी प्रीमियम, बट $4.5 लाख की बैग और 1 साल का वेटिंग, मतलब कुछ अजीब ही बात है। तो क्या आपको लगता है कि लग्जरी कंजम्पशन आइटम्स जैसे कि, मतलब लोग नॉर्मली बोलते हैं कि चलो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक बेसिक से होटल में रह लें, उसकी जगह पे भाई ऐसा नहीं कि ताज, मैरियट, लेमन ट्री वगैरह में महंगी वाली होटल्स में रह लें, तो क्या वो हो सकता है कि टूरिज़्म पे आप बुलिश हैं और लग्जरी पे बुलिश हैं, तो वो कंपनीज़ के और वो होटल चेन्स के बिजनेस बढ़ सकते हैं? तो हाँ जी, वही मैं आपको बोल रहा था कि नॉर्मली क्या होता है, पर्स आपकी बढ़ जाती है, पर कैपिटल इनकम हाँ जी, बढ़ हाँ रही जी, है तो हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली जी, हाँ पर्स जी। भी बड़ी हो गई। लेकिन आपका जो रेगुलर कंजम्पशन होता है वो उतने का उतना ही रहता है, थोड़ा शायद बढ़ जाएगा पर उतने का उतना ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा आपका जो रह जाएगा पैकेट, वहां पे आप बोलेंगे अभी मैं क्यों बजट होटल में रहूं, मेरे पास है इतना खर्चा करने को, तो थोड़ा लग्जरी होटल में रहता हूँ। तो वैसे करके वो एस्पिरेशनल लग्जरी उसी को बोलते हैं। जी जी जी। तो इसलिए ओके दिनशॉ जी, दूसरी एक बात, लोग अक्सर, मतलब लास्ट 2 क्वेश्चन, लोग अक्सर खरीद लेते हैं, बेचने में डिफ़िकल्टी पाते हैं। तो ये कोविड टाइम्स में सब लोगों ने सुना कि भाई आईटी सेक्टर तो 10 साल के लिए चेंज हो गया है, ये है वो है, तो शायद ऊपर के दाम में भी ले लिए हों और अभी थोड़े शायद दाम नीचे भी आ गए हों, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो टेम्पररी स्लो डाउन है, आगे चल के तो बहुत आया है क्योंकि वर्ल्ड डिजिटल हो गया है। अभी आपसे ये समझना चाहूँगा, वर्ल्ड शायद डिजिटल हो भी गया है बट दैट डजंट मीन के स्टॉक्स में वैल्यू है। क्या आपको
भी ऐसा लगता है, और क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आईटी रहना चाहिए या फिर देर आर बेटर ऑप्शंस? जी देखिए, एक्चुअली आप अगर जो देखें तो प्री कोविड जो आईटी का ग्रोथ रेट हुआ करता था वो 7-8% जी। कांस्टेंट करेंसी की बात। कोविड के टाइम में बिकॉज हमें भी लगा ऐसा कि ये डिजिटाइजेशन के चलते, क्लाउडिफिकेशन के चलते काफी वो जो 10 साल का ट्रेंड था वो हम सोच रहे थे वो कंप्रेस हो गया है 2-3 साल में, बिकॉज सबको चेंज करना था। लेकिन कोविड ऑब्वियसली इतना टाइम रहा नहीं और रिसेशन का एक्सपेक्टेशन है डेवलप मार्केट्स में, इनफैक्ट यूरोप में तो ऑलरेडी बिल्ट इन हो गया है, यूएस में भी एक्सपेक्टेड है। तो उसके चलते जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये सब डिस्क्रिशनरी था, क्लाउडिफिकेशन वगैरह, तो ग्रोथ रेट जो प्री कोविड 7-8% थी वो कोविड के टाइम में हमने सोचा था 16-17-18 के आसपास होगी, लेकिन वो फिर से चली गई बिकॉज दुनिया ने बोला अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बंद कीजिए, अभी जो लाइट ऑन वाला होता है, जो एसेंशियल स्पेंड होता है वही करेंगे, क्योंकि आगे का फ्यूचर हमें ठीक नहीं लग रहा। तो ऑलरेडी आपने देखा कि इन्फोसिस जो अकेला गाइडेंस देता है उसने अपना ग्रोथ रेट जो कांस्टेंट करेंसी का था 4-7% कर दिया है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट जो है वो प्री कोविड से भी कम है, लेकिन वैल्यूएशन आप देखिए आज की तारीख में प्री कोविड से 20 से 25% प्रीमियम पे। तो एक तो वो हो गया, तो दोज वैल्यूएशन आर कमेंसिंग। और दूसरा आर्गुमेंट जो हमें देते हैं कि नहीं ये तो टेम्पररी है, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल इवेंट हो गया है आईटी सेक्टर में। बिकॉज अगर आप दिसंबर की कमेंट्री सुने, मेनली जो फाइनेंशियल बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूएस के, वो लोग स्पेंड बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं आया, क्योंकि हमें एक्चुअली लगा कि अगर जो बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग स्पेंड करने की, तो शायद आईटी सर्विसेज को बिजनेस देंगे, लेकिन उन्होंने अपने कैप्टिव्स में डाल दिए वो पैसे। तो उनका ये सोचना है कि कैप्टिव्स जो हैं उनको ये जो क्लाउडिफिकेशन और डिजिटाइजेशन है वो काफी इंट्रिंसिक है, इसलिए उनको अपने कैप्टिव्स में रखना पड़ा। तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड अगर जो बिल्ड इन हो गया तो आई डोंट थिंक ये लॉन्गर टर्म भी आपको इतना ग्रोथ रेट दिखेगा आरटी में। दूसरा, इंडिया इटसेल्फ आपको एक नॉमिनल ग्रोथ दिखा देगा 11%, जीडीपी की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इंडेक्स अगर जो नॉमिनल जीडीपी 11% ग्रोथ हो रहा है, तो इंडेक्स जहां पे विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ जीडीपी, लेकिन वहां पे ज्यादा एफिशिएंट कंपनीज रहती हैं, वो 14 के आसपास ग्रो होगा, 14-15% के आसपास ग्रो होगा। तो अगर जो वो ग्रोथ है तो आपको वहां दिख रही है, तो क्यों आप 4 से 7% ग्रोथ के लिए आप इतना एक्साइट हो? इसलिए हमें तो अवॉइडेबल लग रहा है। जी, ओके। दिनचौर जी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट 1-1.5 महीने में हमने करीब करीब दर रोज़ एक बल्ड डील देखी है, शायद 2 देखी हैं, शायद 3 देखी हैं, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स हो रहे हैं। अभी कई बार कहा जाता है कि भाई वो जैसे मार्क फाबर का कोट लोग कोट करते हैं कि पहले निवेशक के पास पैसा होता है, प्रमोटर के पास नहीं होता है। साइकिल जब टर्न होती है तब प्रमोटर के पास पैसा रहता है और निवेशक के पास माल रह जाता है। क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है? ऐसा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमें तो ये लग रहा है कि एक्चुअली आप देखिए पिछले 5 या 6 साल में अभी जाके ये ट्रेड्स आपको दिखने लगे हैं, उसके पहले कहाँ होते थे इतना, और इनफैक्ट एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकते थे। और उल्टा हमें तो लग रहा है कि एफआईएस पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी लास्ट ईयर बेच के, और हमें तो बहुत खुशी हो रही है ये देखिए कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कमाए इस बार एज कम्पेयर टू व्हाट एफआईएस शुड हैव अर्न्ड। तो वो बाहर निकल रहे थे और हमारे डोमेस्टिक वाले ले रहे थे, और यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा है ये साल भी, और हमें तो लग रहा है कि यही रहेगा। तो इतना हमें नहीं लग रहा कि कोई एफआईएस फंसने वाले हैं इतना सब माल लेके। उल्टा उन लोगों को तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी उनको भी पता है। तो ये ब्लॉक डील्स आपको नर्वस नहीं कर रही हैं, इतनी सारी हो रही हैं तो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ठीक है। दिनचौर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपसे और बात करने का मौका मिलता रहेगा बीक्यू प्राइम हिंदी पे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको भी मेरे को आमंत्रित करने। थैंक यू सो मच, और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।